Hello everyone, how are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with शीतल मैम। एल्डिहाइड और कीटोन हमने स्टार्ट कर रखा था, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए थे जहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फॉर्मेशन की जा सकती है। उसके बाद हमने कुछ डिस्कस किए थे ऐसे मेथड जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की जा सकती है। उसमें से कुछ एक और बचता है जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की जा सकती है, क्योंकि वहाँ वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो बीच में इसको स्टॉप करना पड़ा था। तो आज एल्डिहाइड के बचे हुए मेथड जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की जा सकती है और बाकी जिसमें सिर्फ कीटोन की फॉर्मेशन की जा सकती है वो सारे आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसीलिए मैंने इसको लिखा हुआ है अलग से, दैट इज़ रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन होती क्या है कि इसके अंदर आपके पास फिनोल होता है, फिनोल से आप फॉर्मेशन कर सकते हो। कैसे? आपके पास फिनोल होता है, साथ में रिएजेंट मेंशन होते हैं NaOH-CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जब हाइड्रोलाइज करते हैं इसको तो कन्वर्ट हो जाता है ये किसके अंदर, OH-CHO ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर आता है, इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, फिनोल। फिनोल और ये क्या होता है, सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जो कोई भी ग्रुप आकर के जुड़ता है वो ग्रुप की जो साइट होती है, पोजीशन होती है, पहले जो ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है। बेंजीन रिंग के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोहल, जब ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो इसका नाम फिनोल हो जाता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है यहाँ पर। तो जो ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है इसकी जो टेंडेंसी होती है, OH जो होता है वो किसी भी इनकमिंग ग्रुप को, अब जो ग्रुप यहाँ पर आकर के जुड़ना चाहेगा ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो जो OH ग्रुप होता है दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, कि जो इनकमिंग ग्रुप आएगा उसको या तो ऑर्थो पोजीशन पर सेट करवाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर सेट करवाएगा। यहाँ हमने सिर्फ एक ही लिखा है, कैसा प्रोडक्ट है, ऑर्थो प्रोडक्ट है। CHO ग्रुप जो है वो ऑर्थो प्रोडक्ट पर जाकर के जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो CHO ग्रुप जो ऑर्थो पोजीशन पर है, सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं मिलता है, मिलता हमें पैरा पोजीशन पर भी है, लेकिन ये बहुत मेजर होता है। जो पैरा होता है वो बहुत माइनर होता है। इसका रीज़न क्या हुआ, इसीलिए हमने सिर्फ एक को ही लिखा है। आप देखो एक बार ध्यान से, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी क्या है, दूसरा एक ऑक्सीजन है जो इसके कॉम्बिनेशन में है, मतलब जा करके इसके साथ में अटैच हो सकता है। तो जब भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ता है, क्या बोलते हैं उन एलिमेंट्स को, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये तीन एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं मोस्टली। तो इनमें से तीनों में से किसी भी एटम के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा इस ऑक्सीजन के साथ में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कर देती है मॉलिक्यूल को। तो इसीलिए यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब जो मॉलिक्यूल हमारे पास है उस मॉलिक्यूल में ही, अपने एटम्स के बीच में ही क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, मैकेनिज्म रीमन टीमन रिएक्शन का। देखो रीमन टीमन रिएक्शन में सबसे पहले जो CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, इसको हमने इस तरीके से लिखा है। फिर जो हमारे पास बेस है NaOH। अब बेस का काम क्या होता है, OH नेगेटिव को रिलीज़ करना। जो ये OH नेगेटिव होता है, जो ये कार्बन है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं, क्लोरीन के साथ में, और एक बॉन्ड किसके साथ में है, हाइड्रोजन के साथ में। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सेम एटम के साथ में बने हुए होते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि वो ग्रुप नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। जैसे हम बात करें CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर है तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू कार्बन, लेकिन चारों साइड में क्या है, कार्बन क्लोरीन है, जो एक दूसरे के फोर्स जो आप ये पुल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या कर रहे हैं, नेगलीफाई कर रहे हैं, एक दूसरे के जो इफेक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डाइपोल होता है इसका ज़ीरो हो जाता है ऑलमोस्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक साइड में 3 क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल चार्ज है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफॉर्म, ये कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, इन बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है कार्बन से, ठीक है।
अब जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराया जाएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, लेकिन जहाँ जब पॉइंट्स पर बात आ जाती है तो ये 2.1 होता है, दिस इज़ 2.4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ हद तक इससे ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है एंड फाइनली यहाँ से हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में, अब इसके पास H पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली गेन करना स्टार्ट कर देता है, कार्बन के पास में थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी गेन करने की कोशिश कर रहा है। ये OH नेगेटिव जो होता है, अभी नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है जिसको हम क्या कहेंगे, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज़ है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, हाइड्रोजन, H पॉजिटिव तो प्रोटॉन हो जाता है, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर जा कर के अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। क्लियर हुआ, OH ने H पॉजिटिव पर अटैक किया, इसको लेकर के निकल गया, क्या बन गया यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो गया। कार्बन ने क्योंकि हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी गेन कर लिया है, इस वजह से इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, डॉट से उन इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन इसने किससे लिया है, हाइड्रोजन से लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से दिखाए और साथ में क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ। अब जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज़ है अपने आप में चार्ज स्पीशीज़ स्टेबल नहीं होती है, चार्ज स्पीशीज़ जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है, वो हमेशा रिएक्शन की खोज में रहती है कि कहाँ उसको ऐसी रिएक्शन मिल जाए जहाँ उसके पास न्यूट्रल प्रोडक्ट आ जाए। तो अब ये जो चार्ज स्पीशीज़ है ये देखेगा कि कहाँ से इस चार्ज को बैलेंस किया जा सकता है। तो जो क्लोरीन होता है, हैलोजन फैमिली जो होती है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट ही कैसे होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, हैलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाता है। जब यहाँ से निकलेगा, देखो क्लोरीन को निकलना तो है क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह है, अपने मॉलिक्यूल को इसको स्टेबल करना है, यहाँ से निकलेगा। अब जब निकलेगा तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का और दूसरा कार्बन का है। अब क्योंकि क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर के जाएगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर के चला गया। तो अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर चार्ज था वो चार्ज तो ख़त्म हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था कार्बन के पास, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज था, और वही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कौन लेके चला गया है, क्लोरीन लेके चला गया। अब इसके पास बॉन्ड क्या बचे हैं, कार्बन और 2 क्लोरीन, CCl2 हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्बीन। कार्बीन ये एक इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकेटायन होते हैं, कार्बनायन होते हैं, फ्री रेडिकल होता है, कार्बीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है। कैसे काउंट करते हैं, जैसे कार्बन के पास में भी एक लोन पेयर की तरह विजुअलाइज हो रहा है, तो इसको एक सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट करते हैं 1, 2 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 3, कितने हो गए 3, और जहाँ पर 3 बॉन्ड हमें मिलते हैं वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लिखते हैं, जहाँ 3 ऑर्बिटल यूज़ होते हों तो वो होती है sp2। तो इसीलिए जो कार्बीन होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज़ होता है। तो यहाँ हमारे पास एक कार्बीन जनरेट हो गया है। फिर देखो कि जो हमारे पास फिनोल था, जो हमारे पास रिएक्टेंट था, उस रिएक्टेंट पर जो बेस है हमारा, वो बेस रिएक्ट करता है किस तरीके से, यहाँ भी वही बात है, जहाँ कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ था यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन अगेन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा इससे, अगेन इस पर क्या जनरेट होगा, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसको ये जो बेस में से OH निकला है वो एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर निकाल के और ये फॉर्म क्रिएट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, ये फिनोल होता है, और फिनोल में से H निकलने के बाद जो हमारे पास बचता है इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव निकलने के बाद, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव को निकालना, H पॉजिटिव निकलने के बाद ये स्पीशीज़ बचती है। अगर ये स्पीशीज़ अपने आप में स्टेबल है तो मॉलिक्यूल एसिड होगा, अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को दोबारा से बुलाएगा, और जब वो हाइड्रोजन निकाल ही नहीं पा रहा है, H पॉजिटिव रिलीज़ ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो एसिड किस बात का,
यहाँ जो ये नेगेटिव स्पीशीज़ है ये पूरे मॉलिक्यूल पर स्प्रेड होने की टेंडेंसी रखती है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है पेयर इसका, और यहाँ जो ये डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है इस कार्बन पर। जो बेंजीन रिंग होती है उसको अगर हम लिखें ध्यान से, तो कार्बन तो है हर जगह और हर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, एक एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है जिसको हम दिखाते नहीं हैं। अब फिनोल के केस में क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, OH ग्रुप ने। बाकी साइड्स पर एक एक हाइड्रोजन तो अभी भी प्रेजेंट है ना। यहाँ पर जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है उसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो गया और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, यहाँ पर एक क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको हमने इसीलिए लिखा क्योंकि इसका फर्दर यूज़ है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ जा कर के अटैक करता है। क्यों अटैक करता है, जो क्योंकि कार्बीन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होता है, तो ये यहाँ जा कर के इस पर अटैक करेगा और जो कार्बीन होता है वो यहाँ आकर के जुड़ गया इसके साथ में। यहाँ हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट है। अब देखो क्लोरीन का अगेन एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया। इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में यूज़ होने चाहिए थे वो दोनों यहाँ से चार्ज दे रहा है। कार्बन ने तो खुद इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया ही नहीं है, तो इसीलिए कार्बन पर अगेन क्या जनरेट हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था जो इस बॉन्ड से शिफ्ट हुआ था। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं तो ये एक इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज़ कार्बन पर अटैक करता है। बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं करना पड़ता, इसीलिए कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज को गेन करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज स्पीशीज़ कभी भी स्टेबल नहीं होती है, तो अगेन ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इनवाइट करता है, हाइड्रोजन को इनवाइट करता है। जैसे ही हाइड्रोजन को ये इनवाइट करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर एक पेयर है, क्योंकि एक बॉन्ड तो, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था और दूसरा उसने यूज़ नहीं करने दिया बॉन्ड बनाने के लिए। हमने क्लोरोकार्बन ऐसे लिखा था, तो क्लोरोकार्बन ऐसे है, इसने एक भी इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं किया बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके पास इस तरीके की स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करता है, इसको जब इनवाइट करता है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये खुद यूज़ करता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में आता है। तो यहाँ ये जो बॉन्ड है ये तो फ्री पड़ा है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है वो तो किसी ने भी यूज़ नहीं किए ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया, क्योंकि जिसने बुलाया है उसके पास चीज़ें हैं उसके साथ में बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है यहाँ पर। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बन की वैलेंसी को वो मैनेज करने के लिए क्या करता है, इसको यहाँ शिफ्ट करता है, ऑक्सीजन के पास उस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा देता है, जिसके वजह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर आती है। यहाँ क्लोरीन, कार्बन के पास हाइड्रोजन चला गया CH-Cl2, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो बॉन्ड है वो अबव शिफ्ट हो गया क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन के नहीं बन सकते हैं। तो ऑक्सीजन पर अगेन क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब फिर क्या होता है, जो बेस प्रेजेंट होते हैं वो बेस, जब भी हमने वेकर प्रोसेस के बाद में एक जैम डाई हैलाइड का प्रोसेस किया था जहाँ पर हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते थे, कि हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी जहाँ 2 क्लोरीन थे, हमने एक बेस के 2 मोल लिए थे, KOH लिया था, वहाँ पर 2 Cl को 2 OH ने रिप्लेस कर दिया था। वही प्रोसेस यहाँ पर है, दोनों के दोनों क्लोरीन को 2 OH मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देते हैं, और जब ये जैम पोजीशन पर यानी सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, जैम डाईओल जिसको कहेंगे, ये स्टेबल नहीं होता है, क्या करते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन और एक OH मॉलिक्यूल वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक OH मॉलिक्यूल यहाँ वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचेगा, O नेगेटिव, ये एज इट इज़ है, यहाँ पर CH। जब ये निकल जाएगा यहाँ से तो क्या बचा, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो वाटर के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से H पॉजिटिव बन के निकल गया, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, फ्री बॉन्ड है।
क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड था हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन का बॉन्ड था OH के साथ। OH इलेक्ट्रॉन को लेके गया है तो कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि OH नेगेटिव के फॉर्म में निकलता है, ये यहाँ से निकला तो कार्बन पर जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन की इतनी औकात नहीं है कि वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को लेके जा सके, तो हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। जहाँ पर एडजेसेंट एटम्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है वो एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर जनरेट होती है कि इंटरमीडिएट जो दिखाते नहीं है लेकिन ऐसा होता है, एजम्पशंस होती हैं ये। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O। एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी। अब क्योंकि ये स्टेबल नहीं है और हमने रिएजेंट के दौरान में रिएजेंट्स में एसिड लिया हुआ है, तो ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगेन OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। OH ग्रुप हो, ऑर्थो पोजिशन पर CHO ग्रुप हो, तो क्या बोलते हैं उसको, सैलिसिलल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म भी इंटरेस्टिंग भी है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है कीटोन्स बाय असाइल क्लोराइड। सिर्फ कीटोन की फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे, बाय असाइल क्लोराइड। व्हाट डू मीन बाय असाइल क्लोराइड, RCOCl को हम क्या बोलते हैं, असाइल क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl, इसको क्या बोलते हैं, असाइल क्लोराइड। तो ध्यान से देखो ये स्टार्ट कहाँ से होती है रिएक्शन, सिर्फ असाइल क्लोराइड से पहले जहाँ जो चीज़ उसके साथ रिएक्ट करती है पहले उसकी प्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि असाइल क्लोराइड जो होता है वो डाई अल्काइल कैडमियम के साथ में रिएक्ट करता है। तो ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है ये बनता कैसे है कि हमारे पास जो होता है पहले कैडमियम क्लोराइड होता है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है। आप देखो मैक्सिमम चीज़ें आपकी सोल्व हो जाती हैं जब आप कैटायन और एनायन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हो तब। तो देखो यहाँ पर RMgX है, Mg क्या होती है, मेटल, कैडमियम क्या होती है, मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम कैडमियम क्या होती है, मेटल होती हैं। और हम लोअर क्लासेस से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं। एक तो ये जो छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेटल्स क्या होती हैं, विच कैन इजीली डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जो उसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो बेस होता है। मेटल अगर हम बात करें तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखती है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम और कैडमियम होती हैं दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद चार्ज आता है पॉजिटिव ऑटोमेटिकली। अब जिसके साथ भी ये जुड़ेंगी वहाँ पर खुद ये पॉजिटिव चार्ज को गेन करेंगी और दूसरा एटम जो होगा उसको ये नेगेटिव चार्ज गेन करवाएंगी, क्योंकि अपने आप को स्टेबल तभी कर पाती हैं आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना चाहती हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए एक्साइटेड रहती हैं। इवन हाइड्रोजन जो होता है उसके साथ में भी हाइड्रोजन इनसे इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव होता है। सिर्फ मेटल्स के अलावा हाइड्रोजन पर कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो मेटल्स जहाँ दिख जाए आपको बिना सोचे समझे पॉजिटिव चार्ज उसी पर मानो कि पॉजिटिव चार्ज वहाँ होगा। मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉन्ड में मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो R पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। X पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। X क्या चीज़ है यहाँ पर, हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे कैडमियम है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि मेटल है, तो क्लोरीन्स पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब आपको पहले ही बताया था कि जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास R नेगेटिव है, एल्काइल जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो इस पर अटैक कौन करता है, कैडमियम। तो कैडमियम के साथ इसका बॉन्ड बनता है। जब कैडमियम के साथ इसका बॉन्ड बनता है तो कैडमियम 2 बॉन्ड बना सकता था, 2 बॉन्ड इसके ऑलरेडी बने हुए हैं। R जब इसके ऊपर अटैक करता है, इसके पास एक क्लोरीन अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन कैसे होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। जैसे ही यहाँ पर R ग्रुप ने, एल्काइल ग्रुप ने अटैक किया, जो क्लोरीन होता है वो एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, यानी -Cl की फॉर्म में वो निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पास तो 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर अगर 2 मोल ले लें, जिसको हमने सेपरेट इस तरीके से दिखाया कि एक RMgX था, दूसरा भी हमने RMgX लिया,
तो यहाँ पर भी R पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये अटैक करेगा कैडमियम पर, तो एक और Cl जो है वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से लिबरेट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -2 Cl नेगेटिव। माइनस का चार्ज क्या शो करता है, एरो पर अबव साइड में हो या लोअर साइड में, कि ये चीज़ रिलीज़ हुई है। ठीक है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जब यहाँ लिखते हैं तो भी वो रिलीज़ होती है, यहाँ लिखते हैं तो वो चीज़ ऐड होती है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना कि 2 R ग्रुप जो थे वो कैडमियम के साथ में जुड़ गए, और 2 क्लोरीन ग्रुप है वो किसके साथ में, क्योंकि एक इसका बॉन्ड टूट गया यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया, तो हम यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और 2 X को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में 2 क्लोरीन यहाँ से निकले हैं, तो वो भी तो इसी के साथ में मैग्नीशियम के साथ में बॉन्ड बनाएंगे। तो हमने लिखा है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, साथ में हैलोजन जो भी वो आपको क्वेश्चन में देता है एग्जाम के दौरान पे, यहाँ वो मेंशन करोगे, अदरवाइज X भी अगर लिखोगे, क्योंकि यहाँ आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है, पूछा भी नहीं जाता कई केसेस में तो कि आपने ये कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम बनाया कैसे है। तो यहाँ पर XCl है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए थी R2CD जो चाहिए था, वो चीज़ हमारे पास यहाँ है। ठीक है, इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं ना, कि जहाँ मेटल का और कार्बन का बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, देखो नाम में ही है, एक तो ऑर्गेनो है, ऑर्गेनो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, कार्बन और इसके कंपाउंड को बोलते हैं। ऑर्गेनो वर्ड कार्बन से रिलेटेड होता है, मेटेलिक मेटल से रिलेटेड होता है। तो जहाँ कार्बन का और मेटल का बॉन्ड बनता है, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है और ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अब देखिए अगेन वही चीज़ कि कैडमियम जो है वो एल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन हो सकता है, कार्बन की कोई चेन हो सकती है। यहाँ पर कैडमियम पर मेटल होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा और इन पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कैडमियम पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर है, क्योंकि रिएक्शन तो तभी होगी जब हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, उसी के बीच में तो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखो जो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है क्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन के साथ में। ठीक है, यहाँ कार्बन के साथ में कार्बन का बॉन्ड है, तो यहाँ तो कोई चार्ज का डिफ्रेंशिएशन है नहीं। अब बात रही यहाँ पर ऑक्सीजन और क्लोरीन के केस में, क्लोरीन जो होता है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अब यहाँ इसकी वजह से इसके चार्ज पर जो पोलैरिटी है वो सबसे ज़्यादा आएगी। तो ऑक्सीजन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के साथ होगा और कार्बन जो होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा। ये मैंने जब ये यूनिट स्टार्ट कराई थी तो कार्बोनिल स्ट्रक्चर भी करवाई थी कि कार्बोनिल कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्यों कार्बन पर ही अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऑक्सीजन पर अटैक करता है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वो वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ऑब्वियस बात है, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ जो ये कैडमियम होता है, कैडमियम पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो यहाँ आकर के जुड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, यहाँ आकर के जो जुड़ेगा वो नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, जो किसके पास है, आर के साथ है। आर जो है यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज के साथ में है, तो आर ग्रुप यहाँ आकर के जुड़ेगा। लेकिन कार्बन की तो वैलेंसी ऑलरेडी 4 है। जब आर ग्रुप यहाँ के जुड़ेगा यहाँ पर, तो कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो गई, 4 बॉन्ड ऑलरेडी थे, 1 बॉन्ड ये बन गया, 5 हो गए, पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होता है, ये जो चार्ज होता है ना, ये डबल बॉन्ड जो होता है, ये शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पर। कहाँ शिफ्ट होता है, ये ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया। जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया। अगेन वही चीज़ कि कोई भी स्पीशीज़ है जिस पर चार्ज की सेपरेशन आ जाए वो अपने आप में स्टेबल नहीं होती है। ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया, अब चार्ज स्पीशीज़ है तो स्टेबल है नहीं, तो फिर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इसको मिली नहीं है। इसको वापस आने की टेंडेंसी कहाँ से मिली, इसको दिख रहा है कि एक क्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जो गुड लिविंग ग्रुप है, इजीली यहाँ से जा सकता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड दोबारा आया, क्लोरीन यहाँ से रिलीज़ हो गया। ठीक है, क्लोरीन रिलीज़ हो गया। तो हमारे पास देखो ध्यान से, ये क्या बना हुआ है, CH3, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्लोरीन निकल गया है, एक R ग्रुप आके जुड़ गया। क्लियर हुआ ये जो क्लोरीन जाएगा ये कैडमियम के साथ जाके जुड़ जाएगा। अब बात ये है कि हमारे पास तो 2 एल्काइल ग्रुप है ना, तो हमारे पास ये भी कैसे होंगे, 2 मोल होंगे।
ये जो R ग्रुप है अगेन वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो वापस आएगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। फाइनली हमारे पास एक और मॉलिक्यूल ऐसा ही बन जाएगा जिसको हम 2 मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2CH3COR। क्या है ये? कीटोन है, कीटोन। आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। क्लियर हो गया? ओके। अगेन हमारे पास जो सेकेंड मेथड है वो नाइट्राइल से है। नाइट्राइल से हम कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे किया है कि क्या है यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइल बोलते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी बोलते हैं। और अगर अपोजिट हो जाए N ट्रिपल बॉन्ड C है तो उसको क्या कहते हैं? पहले आइसोसाइनाइड कहते थे, आजकल जो ट्रेंड में चला हुआ है आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल कहते थे, आइसोनाइट्राइल। लेकिन आजकल क्या चला हुआ है कि दोनों को ही नाइट्राइल लिखते हैं। इसको लिख देंगे नाइट्राइल C, इसको लिख देते हैं नाइट्राइल N। जो पहले लिखा होता है, पहले लिखने का मतलब है कि बॉन्ड इसके थ्रू बनेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम करेंगे ना तो वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। जब बॉन्ड कार्बन के थ्रू बनता है तो C पहले लिखा होता है, CN लिखा होता है, तो हम उसको बोलते हैं नाइट्राइल C। और जहाँ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनता है तो उसको लिखते हैं नाइट्राइल N। तो यहाँ नाइट्राइल से किस तरीके से कार्बन कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ एल्डिहाइड की भी फॉर्मेशन हो सकती है, वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, प्रोसीजर कैसे होता है। तो हमारे पास जैसे ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल के साथ में अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है, वही चीज़ कि हमें क्या पता होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस पर है, केटायन और एनायन कौन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो इसमें है, इसमें तो हमें पता है कि मैग्नीशियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एल्काइल ग्रुप पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ देखो कार्बन और नाइट्रोजन के केस में, कार्बन के कंपैरिजन में जो नाइट्रोजन होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वजह से कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ आकर के जुड़ेगा, कार्बन पर आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ जो बॉन्ड बन गया है ये ऐसा बॉन्ड है CH3C, जो ये मिथाइल ग्रुप जो भी यहाँ जुड़ा होगा मैग्नीशियम के साथ में, वो ग्रुप आकर के यहाँ जुड़ गया। उसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि एडिशन हुआ है, एडिशन के बाद में एक बॉन्ड टूट जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड होता है तो एडिशन के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। CH3 ग्रुप यहाँ आकर के जुड़ गया है। मैग्नीशियम आयोडाइड जो बचा हुआ है पॉजिटिव चार्ज के साथ में, वो कहाँ आकर के जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ में। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा ये NMGI। क्लियर हुआ? अब इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। अब हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम है पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस पर H पॉजिटिव OH नेगेटिव में से OH नेगेटिव जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में तो रिपल्शन होती है। तो यहाँ कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव, OH यहाँ आकर के जुड़ेगा, तो ये और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो देखो NH बन गया और साथ में क्या निकला है यहाँ से, MgOHI। ये कंपाउंड यहाँ से रिलीज हो गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के जुड़ गया है। अब अगेन जब हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, OH कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कंटेनिंग कार्बन पर, और जो H पॉजिटिव है वो नाइट्रोजन पर। तो ये भी क्या हुआ है, एडिशन हुआ है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो जब एडिशन होता है डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर, OH पार्ट आ गया कार्बन पे और हाइड्रोजन पार्ट आ गया नाइट्रोजन पर। इज इट क्लियर? यहाँ क्लियर होने के बाद में क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन होता है
ये इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद में एक लोन पेयर रखता है, तो ये इस लोन पेयर के थ्रू इस हाइड्रोजन को इन्वाइट करता है। तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करके हाइड्रोजन फ्री हो जाता है यहाँ से, और अमोनिया जो होता है वो यहाँ से निकल जाता है। तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अमोनिया यहाँ से निकल गया है। क्लियर हो गया? देखो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इनवाइट किया, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। उस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। अब डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो गए, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन अमोनिया को रिलीज कर देता है। तो अमोनिया यहाँ से निकल गया, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एस्टर ले लेते हैं, एस्टर हो हमारे पास, वो असाइल के केस में भी होता है कि जहाँ हमने असाइल लिया था RCOCl लिया था, C डबल बॉन्ड O Cl लिया था, अगर वहाँ पर हम एस्टर ले लेते हैं O CH3 लो या C2H5 लो, एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OR, ये होता है एस्टर। तो हमारे पास जो असाइल ग्रुप होता है अगर हम उसमें एस्टर लेते हैं तो अगेन ये जो एस्टर होता है ना, ये भी बहुत जो इथॉक्सी की तरह ये ग्रुप जब प्रेजेंट है, OR जो होता है वो भी बहुत ही बेटर लिविंग ग्रुप होता है। जैसे क्लोरीन निकल गया था, हमने रिएक्शन किससे की थी, C डबल बॉन्ड O Cl, असाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन की थी कि जो R ग्रुप है कैडमियम क्लोराइड में से जो R बन गया था CdR2, ये बन गया था, जिसमें से R ने यहाँ अटैक किया था, ऑक्सीजन पर चार्ज गया, वापस आया तो क्लोरीन निकल गया था। यहाँ भी ऐसा ही होगा कि जैसे ही R ग्रुप अटैक करेगा कार्बन पर, चार्ज जाएगा, वापस आएगा और यहाँ से C2H5 को रिलीज़ कर देगा। तो अगर हम असाइल क्लोराइड में जो हमने एक मेथड पढ़े हैं उसमें हमने पहले क्या पढ़ा है कि असाइल क्लोराइड से फॉर्मेशन करा सकते हैं, तो सारी चीज़ें सेम हैं। हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एस्टर से भी तो फॉर्मेशन करा सकते हैं, एस्टर से, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हम नाइट्राइल से करा सकते हैं। अब देखो हमने कहा जो नाइट्राइल है अगर उससे फिनाइल नाइट्राइल की फॉर्मेशन करानी हो तो क्या वो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। कि जैसे हमारे पास में या तो यहाँ हो फिनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में यहाँ हम फिनाइल ले लें, या फिर जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर CH3 लिया है वहाँ पर फिनाइल ले लें, बात एक ही है। हमने वहाँ पर क्या ले लिया है, C6H5MgI, ये ग्रुप है। MgI के बजाय MgX भी लिखा हो सकता है। तो रिएक्शन कैसे होनी है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जाएगा इस कार्बन पर। बाकी सारा का सारा मैकेनिज्म एज इट इज़ चलेगा। सिर्फ जहाँ पर मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है ना, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, इधर है, यहाँ पर जो जुड़ गया है, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, C6H5 और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। लिखा कैसे हो सकता है ये, C6H5 क्या होता है, फिनाइल ग्रुप जो इस तरीके से प्रेजेंट होगा, कार्बन है, डबल बॉन्डेड CO है, CH3 है, क्या बोलते हैं इसको, ये एसिटो वर्ड होता है, ये फिनाइल है तो क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल। तो ये सिर्फ थोड़ा सा रिएक्टेंट में चेंज करके हम अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन फिनाइल नाइट्राइल के लिए आ जाता है, तो हम किसी में भी, यहाँ भी अगर हम नाइट्राइल C6H5 ले लें, C6H5 ले लें और यहाँ हमने CH3 ही रहने दिया, जैसे वहाँ था उसको CH3 ही रहने दिया, तो क्या प्रॉब्लम हुई, यहाँ आकर के CH3 जुड़ जाएगा, तो ये फिनाइल ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों में से किसी में भी C6H5 एक अगर हम ले लेते हैं, दोनों में अगर C6H5 ले लिया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों साइड C6H5 आ जाएगा, जिसको हम C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक और फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोल। एक बेंजाइल की तरह एक्ट कर रहा है
और एक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, फिनोल की तरह, फिनाइल ग्रुप की तरह, तो बेंजोफिनोल बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोल, उसको बेंजोफिनोल। ठीक है, ओके। अच्छा, अब है कि हम इसी नाइट्राइल से, जिसको अगर ये क्लियर नहीं होता है ना कि C6H5 जोड़ने से पूरा मैकेनिज्म लिख के दिखाओ, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ CH3 के प्लेस पर जहाँ जहाँ ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ C6H5 को जब प्लेस करोगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि बेंजोफिनोन या एसिटोफिनोन किस तरीके से बना है। उसके बाद है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में क्या है कि अगर हम यही बनाना चाहते हैं बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या है, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी ग्रुप को अगर हम फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन से, मतलब कीटोन की फॉर्मेशन फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन से, असाइल क्या ग्रुप होता है, RCO ग्रुप को क्या बोलते हैं, असाइल बोलते हैं। अगर यहाँ Cl लग जाता है तो असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड बोल देते हैं। तो असाइल ग्रुप की फॉर्मेशन पूछा गया है, तो हमारे पास जो Cl है, असाइल क्लोराइड तो होना चाहिए रिएक्शन के लिए। देखो कैसे होती है रिएक्शन, बेंजीन ग्रुप है, उसमें जब असाइल ग्रुप को जोड़ना है, इस ग्रुप को जोड़ना है, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव तो होना चाहिए ना, असाइल क्लोराइड है। और जहाँ ये फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन होती है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, वहाँ पर हम AlCl3 या FeCl3 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को यूज़ करते हैं। ये ट्राइक्लोराइड AlCl3 जो होता है या FeCl3 जो होता है, ये सारे के सारे ल्यूइस एसिड होते हैं। ल्यूइस एसिड का मतलब ये है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनके पास में 3 बॉन्ड बनने के बाद भी, जब ये मॉलिक्यूल बन गया है उसके बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं होती, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है AlCl3 बनने के बाद भी। ऐसे ही BCl2 होता है, वो भी क्या होता है, BCl3 होता है। ये क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अभी भी है, तो इनको ल्यूइस एसिड बोलते हैं। तो ये ल्यूइस एसिड होता है। ये क्या करता है, यहाँ से जिसके पास इलेक्ट्रॉन इसको दिख रहे हैं कि इसको दिखता है यहाँ क्लोरीन जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। जब यहाँ से निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज लेकर निकलेगा, क्योंकि कार्बन से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ से ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, और जब AlCl3 के साथ में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, ये बन जाएगा। तो यहाँ AlCl4 की फॉर्म में निकल गया, जब ये क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया तो यहाँ क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। भाई एक नेगेटिव चार्ज निकल गया है एक ही बॉन्ड में से, तो पीछे क्या छोड़ के गया होगा, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के गया, तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। ये यहाँ ये किसी भी कार्बन पर जाकर के जुड़ता है, हम इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारी नज़रों को ना इस तरीके से बेंजीन को देखने की बहुत हैबिट हो गई है कि बेंजीन ऐसे हो और यहीं पर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, अगर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो यहीं पर हो, जुड़ तो कहीं भी सकता है क्योंकि बेंजीन जो है वो अपने आप में सिमेट्रिकल है। किसी भी कार्बन पर लो, उसको घुमा दो तो आपको ऐसी ही तो शेप मिलेगी, लेकिन यहाँ पढ़ने की टेंडेंसी, क्योंकि बुक में भी मैक्सिमम एग्जाम्पल यहीं से लेकर बनते हैं, तो यहीं पर हम अटैक कराते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर जुड़ गया है C डबल बॉन्ड O R ग्रुप। जब ये यहाँ जुड़ा है तो ज़रूर इसके बॉन्ड को लेकर के जुड़ा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर जुड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया है, कार्बोकेटायन जनरेट हो गया है। क्या जनरेट हो गया, यहाँ एक कार्बोकेटायन, जैसे हम यहाँ दिखा दें कि यहाँ पहले इस तरीके का था, तो ये जब इसके साथ जुड़ा होगा इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन एक तो इस कार्बन का था और एक इसका था। अब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाने के चक्कर में दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए। अब ये तो बेचारा क्या हो गया, लॉस में चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम यहाँ दिखा देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये चीज़ होती है एरोमेटिक, और कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आती है, रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। जब भी किसी बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज़ होती है तो वो मैक्सिमम स्ट्रगल करती है उस एरोमेटिसिटी को दोबारा से गेन करने के लिए।
यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ तो देखो, यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो बॉन्ड दे करके यहाँ और निकल जाता है H पॉजिटिव की फॉर्म में। H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो अगेन ये तो स्ट्रक्चर ऐसी आ गई है, COR, H पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड दे करके चला गया, COR ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ था, H पॉजिटिव जो निकला है वो यहाँ से क्लोरीन को लेकर के HCl बना देता है और बाकी क्या बचा यहाँ पर AlCl3, क्योंकि नेगेटिव स्पीशीज़, चार्ज स्पीशीज़ स्टेबल नहीं होती है, इसीलिए हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट RCOR। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने CH3 ले लिया है, CH3 ले लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो CH3, और ये क्या है, यही तो है एसिटोफिनोन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन से, असाइल क्लोराइड से, नाइट्राइल से, एस्टर से, इनसे हम कीटोन की फॉर्मेशन करा सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट की कि नाइट्राइल ग्रुप से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें तो हमारे पास हर जगह अब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। CH3CHO क्या है ये, एसिटाल्डिहाइड। तो इससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, यानी नाइट्राइल दोनों केस में यूज़ हो सकता है। लेकिन हमने पहले कीटोन का एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि हम कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हमारे सारे फिनिश हो चुके हैं। किसी का कोई डाउट है, किसी रिएक्शन को दोबारा से समझाना है या कोई और चीज़ है तो ज़रूर बताने। ठीक है, ओके, बाय।